फ्लैशबैक। विष्णु और उसके परिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां विष्णु ने आकृति और विवान के रिश्ते की बात सबके सामने रखी। लेकिन पारिवारिक न्यायालय ने यही निर्णय लिया कि इस बात की जांच किए जाने तक विष्णु और उसके परिवार को जेल में रहना होगा। विष्णु लाचार था, बेबस था। आकृति ने मरकर भी उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। जेल के अंदर विष्णु और उसके पापा को एक कमरे में रखा गया था और निर्मला जी, नैना और उसकी दादी को दूसरे कमरे में। रात का वक्त एक कांस्टेबल विष्णु के कमरे का लॉक खोल एक थाली खिसकाते हुए कहता है, लो, इसी में दोनों खा लेना। विष्णु हड़बड़ाते हुए कहता है, सर प्लीज, एक फोन कर सकता हूँ? प्लीज सर। कांस्टेबल मुंह बनाकर कहता है, भाई, सुबह से तुझे 5 बार फोन करने की इजाजत दे चुका हूँ। जानता हूँ तू मदद के लिए अपने रिश्तेदारों को फोन कर रहा है, लेकिन ऐसे कठिन वक्त में अगर सबसे पहले कोई पराया होता है ना, तो वो है तुम्हारे अपने। कोई मदद के लिए नहीं आएगा भाई। रोज देखते हैं हम यहाँ ऐसे केसेस। विष्णु हाथ जोड़कर कहता है, बस एक फोन सर प्लीज। कांस्टेबल विष्णु पर दया कर उसे अपना फोन निकाल कर देता है। विष्णु हर्ष का नंबर डायल कर बेचैनी से उसके कॉल उठाने का वेट करने लगता है। हर्ष प्लीज, फोन उठा भाई, आई नीड यू। विष्णु 2-3 बार फोन ट्राई करता है, लेकिन हर्ष फोन नहीं उठाता। कांस्टेबल विष्णु के हाथ से अपना फोन छुड़ा कहता है, कहा था ना मैंने, कोई मदद नहीं करेगा तुम्हारी। एक बात और जान लो, ये जो दहेज प्रताड़ना का आरोप है ना, इसमें ज्यादातर परिवार निर्दोषी होते हैं। लड़की किसी भी वजह से सुसाइड करे, कानून के लिए इतना ही काफी होता है कि वो ससुराल में मरी। कांस्टेबल की बात पर विष्णु और राजेंद्र जी एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं। दिन बीतते जा रहे थे। किसी रिश्तेदार या जान पहचान वाले ने विष्णु की मदद नहीं की। ना उम्मीद होकर आखिर इसे ही सबने अपनी किस्मत मान लिया था। कैदियों की तरह जिंदगी गुजारने लगे थे सब। शायद शरीर से वो लोग जिंदा थे, लेकिन मन और आत्मा दोनों जैसे मर चुके थे। बिना किसी गुनाह के उन्हें मुजरिम बना दिया गया था। 1 महीने बाद विष्णु सलाखों के पीछे इधर से उधर टहल रहा था। तभी हर्ष बाहर की तरफ से उन सलाखों को पकड़ रुंधी आवाज में विष्णु को बुलाता है। विष्णु। हर्ष की आवाज सुन विष्णु के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वो हर्ष का हाथ सलाखों के उस पार से पकड़ कहता है, तू कहाँ चला गया था यार? देख ना क्या हाल हो गया हम सबका। मुझे तेरी बहुत जरूरत थी। तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? हर्ष विष्णु का हाथ थामे कहता है, भाई, आई एम सॉरी भाई। मेरा फोन कहीं गुम हो गया था, इसलिए मैं तेरा फोन नहीं उठा सका। और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ क्या क्या हो गया। मैं आज ही लौटा हूँ, और जब यह खबर मेरे कानों में पड़ी तो मैं भागता हुआ तेरे पास आया। हर्ष की नज़र जमीन में खामोश बैठे राजेंद्र जी पर पड़ती है। वो चुपचाप दीवार से टिककर जमीन पर बैठे हुए थे। हर्ष विष्णु की ओर देख कहता है, अंकल की तबीयत ठीक है ना? विष्णु दुखी मन से कहता है, बिना किसी जुर्म के जेल की सजा काटनी पड़े तो कैसे कोई ठीक रह सकता है? हर्ष तू बता, हम कैसे बाहर निकले यहाँ से? क्या करना होगा? कैसे साबित करें कि आकृति की मौत के जिम्मेदार हम नहीं थे? विष्णु की बात सुन हर्ष उसे तसल्ली देते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं आ गया हूं ना। मैं सब संभाल लूंगा। देख कौन सही है कौन गलत, ये साबित करने में उम्र निकल जाएगी। हमें सबको जमानत पर रिहा करवाना होगा। विष्णु हैरानी से कहता है, तो कितना पैसा लगेगा जमानत में? हर्ष गहरी सांस लेकर कहता है, एक आदमी की जमानत का कम से कम 1.5-2 लाख। तो तुम 5 हो तो कम से कम 8 लाख से ऊपर ही लगेंगे। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं मैनेज कर लूंगा। बहुत जल्द जमानत करवाता हूँ मैं। विष्णु परेशान होते हुए कहता है, लेकिन तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? विष्णु को सोचते हुए, वो गांव के बाहर हमारा एक खेत था ना, हम उसे बेच देते हैं। लगभग 10 लाख मिल जाएंगे उसके। हर्ष विष्णु की ओर देख कहता है, खेत बेचने के लिए भी तुम लोगों का बाहर होना जरूरी है। ऐसे जेल के अंदर से कैसे खेत बेच सकते हो? मैं कह रहा हूँ ना, मैं 2 दिन के अंदर अंदर तुम लोगों को बाहर निकाल लूंगा। डैड देंगे मुझे पैसा, चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। तू फिक्र मत कर। इतना कह हर्ष वहां से निकल जाता है। हर्ष का साथ पाकर फाइनली विष्णु ने राहत की सांस ली थी। 2 दिन बाद जमानत की सारी प्रोसेस पूरी करने के बाद हर्ष अपने वकील के साथ पुलिस स्टेशन आता है। हर्ष दोबारा विष्णु से मिलने आता है और अपना चेहरा लटकाए उसकी ओर देखने लगता है। विष्णु उम्मीद भरी नजरों से हर्ष की ओर देख कहता है, क्या हुआ हर्ष? प्लीज कुछ अच्छी खबर सुनाना दोस्त। हर्ष एक गहरी सांस लेकर कहता है, विष्णु यार, आज सिर्फ 2 लोगों की जमानत हो पाएगी। बाकी 2 लोगों की जमानत अगले हफ्ते होगी। और पुलिस वालों का कहना है कि तुझे जमानत नहीं मिल पाएगी, कम से कम 6 महीनों के लिए। हर्ष की बात सुन विष्णु के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वो खुश होते हुए कहता है,
अपनी परवाह नहीं है मुझे। मैं 6 महीने क्या 6 साल भी जेल में काट लूंगा। तू एक काम कर, सबसे पहले पापा और दादी की जमानत करवा। उन्हें सही सलामत घर लेकर जा। अगले हफ्ते माँ और नैना को लेकर जा। मैं रह लूंगा यार, मैं रह लूंगा। कहते हुए विष्णु की आंख से आंसू का एक कतरा बह जाता है। हर्ष अपने दोस्त को इस हालत में देखता है तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाता। राजेंद्र जी और दादी की जमानत करवा हर्ष उन्हें सही सलामत घर लेकर जाता है। लेकिन इन 1 महीने में राजेंद्र जी और दादी दोनों ही काफी कमजोर हो गए थे और जब जेल से बाहर निकले तो लोगों की नजरों में अपने लिए शक देख उनकी हिम्मत और जवाब देने लग गई थी। एक हफ्ते बाद हर्ष ने नैना और निर्मला जी को भी बाहर निकाल लिया था। विष्णु के अलावा सब घर पर आ गए थे, लेकिन सबकी जिंदगियां वीरान हो गई थी। ना होठों पर मुस्कान, ना कोई खुशी, ना खाने पीने की सोच, ना किसी से बातचीत करने का मन। बोझ बनकर रह गई थी उन सबकी लाइफ। राजेंद्र जी अब काफी बीमार रहने लगे थे। हर्ष उनकी मेडिसिन से लेकर घर में सभी का पूरा ध्यान रख रहा था। 6 महीने बीतने के बाद हर्ष जाकर विष्णु की भी जमानत करवाता है। विष्णु भी घर आ चुका था, लेकिन पिछले 6 महीनों में लाइफ ने उसे जो कड़वे जख्म दिए थे वो उसके मासूम मन में घर कर गए थे। विष्णु जिस दिन घर आता है उसके पापा की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वो जिद किए बैठे थे कि उन्हें एक बार प्रकाश से मिलना है। आखिर उनकी जिद के आगे हारकर विष्णु और हर्ष उन्हें प्रकाश के घर लेकर जाते हैं। प्रकाश राजेंद्र जी को देखते ही गुस्से में आंख बबूला हो कहते हैं, मेरी बेटी के कातिलों, ये मत समझना कि जमानत मिल गई तो सजा से बच जाओगे। जब तक तुम लोगों को सजा नहीं दिलवा दूंगा इस केस को बंद नहीं होने दूंगा। प्रकाश की बात सुन राजेंद्र जी अपने कांपते पैरों से आगे बढ़ उसकी ओर देख कहते हैं, शायद अब मैं समझ पाया हूँ प्रकाश कि तुमने हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवाई। अपनी बेटी की मौत में अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते थे। तुम ये कंपनी जो हम दोनों ने पार्टनरशिप पर खोली थी उसके तुम अकेले मालिक बनना चाहते थे। जो आधे पैसे मैंने इस कंपनी में लगाए थे उन्हें भी तुम अपने हिस्से में करना चाहते थे। इसलिए मुझे और मेरे परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। राजेंद्र जी की बात सुन प्रकाश अपनी नजर चुराने लगती हैं। ये देख राजेंद्र जी हल्का मुस्कुराकर कहते हैं, ऐसे ही मांग लेता मैं भीख में ये कंपनी और वो पैसे तुझे दे देता, लेकिन तुझे मेरे परिवार के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। इतना कहते हुए राजेंद्र जी के सीने में अचानक दर्द होने लगता है। हर्ष और विष्णु उन्हें थामते हुए जल्दी से संभालते हैं। राजेंद्र जी हिम्मत जुटाते हुए कहते हैं, एक दिन मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी बनेगा कि तुम सब उसके तलवे चाटोगे। बर्बाद कर देगा मेरा बेटा तुझे और तेरे परिवार को। देख लेना, बद्दुआ है मेरी तुझे। प्रकाश कभी खुश नहीं रहेगा तू। इतना कहते हुए अचानक राजेंद्र जी को बहुत तकलीफ महसूस होने लगती है। विष्णु और हर्ष दोनों घबरा जाते हैं और वहां से उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर्स उन्हें डेथ क्लियर कर देते हैं। इन सब मुसीबतों से उबरने के बाद इस मुसीबत ने तो पूरे परिवार को बिल्कुल ही तोड़कर रख दिया था। राजेंद्र जी को खो देने के बाद सब पत्थर बन गए थे, जैसे किसी के अंदर कोई इमोशंस जिंदा ही नहीं बचे थे। एक दिन विष्णु घर की छत पर खामोश बैठा था, तभी हर्ष आकर उसके पास बैठ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, भाई 2 दिन हो गए तूने खाना नहीं खाया। तू ऐसे रहेगा तो फैमिली को कौन संभालेगा। हर्ष की बात सुन विष्णु उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है और रुंधी हुई आवाज में कहता है, थैंक यू यार, जहाँ सबने हमें गुनहगार मानकर हमारा साथ देने से मना कर दिया, वहाँ तूने मुझे और मेरी फैमिली को इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। हर्ष मुंह बनाते हुए कहता है, तू अच्छे से जानता है कि तू मेरा भाई है और ये परिवार मेरा भी परिवार है। मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। मेरे डैड के अलावा मेरा कोई अपना नहीं है और डैड के पास मेरे लिए समय नहीं है। वो बस पैसों के पीछे भागते हैं। लेकिन आज जब तुम लोगों की जमानत के लिए मुझे पैसे चाहिए थे और मैंने डैड से मांगे तो उन्होंने मुझे यही कहा, देख लिया पैसा जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। जब मुसीबतें आती हैं तो सबसे पहली ज़रूरत पैसा होता है। इसलिए मैं पैसों के पीछे भागता हूँ ताकि तुझ पर कभी कोई मुसीबत आए तो मैं पैसे की ताकत से उस मुसीबत को तुझ तक आने से पहले ही मिटा दूँ। आज उनकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ यार कि मेरे डैड गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही हैं। वो अपना सारा समय पैसे कमाने में दे रहे हैं। किसके लिए? मेरे लिए, अपने बेटे के लिए। मेरी सारी शिकायतें उनसे दूर हो गई यार। हर्ष की बात सुन विष्णु की आंखों में कुछ अजीब से भाव उभर आए थे। वो कुछ पल खामोश रहता है और फिर कहता है, हर्ष। हाँ बोल। विष्णु कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे एक बार तेरे डैड से मिलना है। उनसे कहे कि बस एक बार अपना थोड़ा सा समय मुझे दे दें।
मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। उनसे मिलकर एक बार उनका गाइडेंस चाहिए। हर्ष बिना कोई जवाब दिए खामोशी से विष्णु को देखता रहता है। शायद वो समझ चुका था कि अब विष्णु किस राह में जाने वाला है। आज एक बदला हुआ विष्णु हर्ष के सामने बैठा था, जिसकी आंखों में जुनून तो चेहरे पर कठोरता थी। शायद वो साधारण सिंपल मिडिल क्लास इनोसेंट साफ दिल विष्णु भी अब पापा के साथ मर चुका था। इस बदलाव के लिए जरूरी था कि पुराना जख्म, पुराने रिश्ते, पुरानी यादें, पुराना शहर सब कुछ छोड़कर नए सिरे से शुरुआत की जाए। और विष्णु ने भी पहला कदम यही उठाया। वो अपना शहर छोड़कर यहाँ बस गया और पूरी दुनिया से खुद को अलग करके रखा। एक अंधेरी रात ढल चुकी थी। शायद ये सुबह कुछ अलग होने वाली थी। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, जैसे तूफान के बाद सब खामोश हो गया है। जैसे अब कहने के लिए कुछ बाकी ना था, ना तो सुरभि के पास और ना ही हर्ष के पास। हर्ष सुरभि की ओर देखता है, जो बिल्कुल शॉक्ड होकर बैठी थी। उस खामोशी को तोड़ते हुए हर्ष कहता है, अब आप पर है कि आप मेरी बात पर यकीन करती हैं या नहीं। इन 7 सालों में बहुत बदलते देखा है विष्णु को। दुनियादारी, रिश्ते, प्यार, शादी, लड़की, किसी चीज से उसे कोई मतलब नहीं था। मतलब था तो बस काम और पैसे से। दिन रात चौबीसों घंटे, हर महीने, साल, उसने अपने आप को सिर्फ काम में लगा के रखा। फिर एक दिन किस्मत ने उसकी टक्कर आपसे करवा दी और वो ना चाहते हुए भी आपकी तरफ खींचा चला गया और आपके लिए अपने सारे उसूल किनारे रख दिए। आपके लिए खुद को बदलने लगा। आकृति के कारण मोम से पत्थर बन गया था और आपके कारण एक बार फिर पत्थर से मोम बनने लगा था। पर आप उसके प्यार को समझ नहीं पाई। भाभी, मैं आपको गलत नहीं कह रहा। आपकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद विष्णु को खूनी मानकर उसका साथ छोड़ देती। लेकिन आपको कम से कम एक बार उसकी पूरी बात सुननी चाहिए थी। फिर डिसाइड करना चाहिए था कि वो दोषी है या निर्दोष। सुरभि की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हर्ष की बातों से उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके हाथ से उसकी पूरी जिंदगी खो गई हो। सुरभि बेचैन होते हुए कहती है, विष्णु कहाँ होंगे इस वक्त? मैं उन्हें कैसे ढूंढूं? हर्ष गहरी सांस ले कहता है, नो आइडिया। हर्ष की बात पर सुरभि परेशान हो जाती है। तभी हर्ष का फोन रिंग होता है। हर्ष जैसे ही कॉल रिसीव करता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, जिन्हें देख सुरभि भी घबरा जाती है। वो सवालिया लहजे में कहती है, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हर्ष नामे अपना सिर हिलाता है और कहता है, जल्दी चलिए, हॉस्पिटल पहुंचना है। इतना कह हर्ष अपनी गाड़ी की ओर भागता है और सुरभि भी उसके पीछे पीछे भागते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों वहां से निकलते हैं। थोड़ी देर में हर्ष और सुरभि हॉस्पिटल पहुंचते हैं। नैना बाट के बाहर परेशान सी बैठी थी। निर्मला जी और साथ में रवि भी खामोश बैठे थे। तभी हर्ष उन सबके पास आकर कहता है, कैसी है दादी की तबीयत? नैना हर्ष की ओर देख कहती है, पता नहीं, डॉक्टर अभी तक कुछ कह नहीं पा रहे हैं। सुरभि नैना के पास बैठ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, लेकिन अचानक क्या हो गया दादी को? कल तक तो वो ठीक थी। नैना सुरभि की ओर देख कहती है, मंदिर गई थी कल शाम को। वहां पता नहीं किसने क्या कहा और उनकी हालत खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि दादी बहुत स्ट्रेस में है। नैना रोने लग जाती है और कहती है, दादी का स्ट्रेस भाई ही दूर कर सकते हैं, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा। इतने दिन तो वो कभी हमसे दूर नहीं रहते थे, फिर इस बार कहाँ चले गए? नैना की बात सुन सुरभि को खुद पर गुस्सा आने लगता है। वो पछतावे की आग में जलने लगती है। आखिर उसी की वजह से विष्णु सबसे दूर गया था। सुरभि की नफरत और उसकी कड़वी बातों से हट होकर विष्णु न जाने कहाँ चला गया था। सुरभि नैना को तसल्ली देते हुए कहती है, चिंता मत करो नैना, दादी ठीक हो जाएंगी। हर्ष भी आकर नैना की बगल की चेयर पर बैठ जाता है। हर्ष नैना के सिर पर हाथ रखकर कहता है, रो मत यार, दादी ठीक हो जाएंगी। नैना हर्ष के कंधे पर अपना सिर टिका रोते हुए कहती है, ये सब मेहरा फैमिली की वजह से हो रहा है। आई एम वेरी श्योर कि मंदिर में वो लोग ही दादी को मिले होंगे और उन्हें कड़वी बातें सुनाई होंगी, जिसकी वजह से उनकी यह हालत हुई है। नैना हर्ष के कंधे से अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखकर कहती है, ये लोग हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे भाई? अब क्या बाकी रह गया है? हर्ष कुछ नहीं कह पाता। वो बस नैना को खामोश नजरों से देखता रह जाता है। शायद उसके पास इस वक्त कोई जवाब ही नहीं था। सुरभि भी खामोशी से नैना को देख रही थी। आज से पहले सुरभि के सामने जब ऐसी कुछ बातें होती थी तो वो नहीं समझ पाती थी ये परिवार आखिर किस अतीत की बात कर रहा है। लेकिन आज नैना के शब्दों का मतलब सुरभि अच्छे से समझ गई थी। नैना को जब रियलाइज होता है कि उसने सुरभि के सामने उस अतीत का जिक्र किया जिसे विष्णु ने मना किया था सुरभि को बताने से, इस बात पर नैना थोड़ा झेप जाती है।
उसे आइडिया नहीं था कि सुरभि सब कुछ जानती है। नैना उठकर खड़ी होती है और कहती है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कह नैना वहां से निकल जाती है। रवि जो तब से बैठा नैना को खामोशी से देख रहा था, वो भी चुपचाप नैना के पीछे चल देता है। हर्ष और सुरभि निर्मला जी के पास बैठ उन्हें हौसला देने लगते हैं। नैना हॉस्पिटल के बाहर आकर एक बेंच पर बैठ जाती है। वो गुमसुम सी थी। इतने में रवि भी आकर उसके ठीक बगल में बैठ जाता है और उसकी ओर पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहता है, पानी। नैना मुंह टेढ़ा कर कहती है, नहीं चाहिए। रवि सहज भाव में कहता है, तुम काफी देर से हॉस्पिटल में बैठे हो, पानी तक नहीं पिया। यह हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। रवि की बात सुन नैना मानो थमसी गई, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ हो। वो सवालिया निगाहों से रवि की ओर देखकर कहती है, क्या कहा तुमने? हमारा बच्चा? रवि मुस्कुराकर कहता है, ऑफ कोर्स, तुम मेरी हो तो बच्चा भी मेरा ही हुआ। तुमसे जुड़ी हर बात, हर चीज मेरी है, तो ये बच्चा क्यों नहीं? रवि की बात पर नैना कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए कहती है, इतना महान बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इस महानता के पीछे का मकसद तो नैना त्रिपाठी पता लगाकर रहेगी। भाई के सामने तुम्हारा असली चेहरा न रखा तो मेरा नाम बदल देना। इतना कह नैना जाने को होती है कि रवि उसकी कलाई पकड़ उसे अपने करीब खींच लेता है। नैना हैरानी से रवि की ओर देखती है तो रवि मुस्कुराकर कहता है, तो क्या मिसेज नैना त्रिपाठी कुकरेजा अब अपने पति की जासूसी करेंगी? नैना अपना हाथ छोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, हर वक्त मुझे याद मत दिलाया करो कि तुम मेरे पति हो। मैं चाहूं तब भी नहीं भूल सकती कि बदकिस्मती से तुम मेरे पति हो। रवि नैना की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहता है, पानी पी लो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। इतना गुस्सा हमारे बच्चे के लिए सही नहीं है। रवि की बात पर नैना को चिढ़ होने लगती है। वो उसके हाथ से पानी की बोतल लेकर पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। नैना की इस हरकत पर रवि हल्का मुस्कुरा देता है और गहरी सांस ले कहता है, तुम्हें लगता है तुम मेरी असलियत जान पाओगी? तो यह तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि अगर तुम्हें लोगों को पहचानना आता तो तुम रेहान के जाल में ना फंसती, और मुझे तो कभी चाह कर भी नहीं समझ पाओगी। डॉक्टर बाहर आते हैं तो सब लोग दादी की तबीयत जानने के लिए खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर कैसी है मेरी दादी? हर्ष हड़बड़ाकर सवाल करता है। तभी डॉक्टर सरलता से कहते हैं, देखिए उनकी उम्र हो चुकी है। इस उम्र में स्ट्रेस लेना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अभी भी वो एक ही रट लगाए हुए हैं कि उन्हें विष्णु से मिलना है। तो प्लीज आप लोग मिस्टर त्रिपाठी को कॉल कर बुलाइए और उनसे कहिए कि एक बार दादी से मिलें, क्योंकि दादी जब अपनी वो बातें उनके साथ शेयर करेंगी जो उन्हें स्ट्रेस दे रही हैं, तो वो हो सकता है सही हो जाए। आप प्लीज मिस्टर त्रिपाठी को बुलाइए। मैं आ गया हूँ डॉक्टर। यह रफ्तार कड़क आवाज सुन सब पीछे पलटते हैं। खास करके विष्णु की आवाज मात्र से ही सुरभि का दिल जोरों से धड़क उठा। उसका मन नाचने लगा। सब लोग विष्णु की ओर देख रहे थे। खास करके सुरभि का विष्णु के लिए नजरिया अब पूरी तरह से बदला हुआ था। विष्णु ने इस वक्त बॉडी फिटेड ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखा था, जिसमें वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी आंखों में एक रौब था। उसके चेहरे पर कठोर भाव थे, जिन्हें समेटे हुए वो डॉक्टर के पास आकर कहता है, दादी ठीक तो हो जाएंगी ना? डॉक्टर से हिलाकर कहता है, बस थोड़ा ध्यान रखने की बात है, वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की बात सुन विष्णु एक गहरी सांस लेता है और तेज कदमों से दादी के रूम की ओर चला जाता है। उसके पीछे पीछे नैना, निर्मला जी और हर्ष भी चले जाते हैं, लेकिन सुरभि अपनी जगह पर खड़ी रह जाती है। वो मुंह बनाते हुए खुद से कहती है, डेविड राय ने मुझे एक नज़र देखा तक नहीं, उसे एहसास भी नहीं था कि मैं भी हूँ यहाँ पर। अगले ही पल सुरभि खुद को चपत लगाते हुए कहती है, सुरभि तू पागल हो गई है क्या? दादी की तबीयत खराब है, ऐसे में डेविड राय को कैसे मेरा ख्याल आएगा? वो दादी से मिलने के बाद जरूर मेरे पास आएगा। ये सब सोचते सुरभि के होंठ खिल जाते हैं। वो भी दादी को देखने के लिए उनके रूम की तरफ बढ़ जाती है। विष्णु दादी का हाथ थामे हुए उनकी ओर देखकर कहता है, ये क्या हाल बना लिया है आपने अपना दादी, जबकि आपने मुझसे वादा किया था कि आप अपना पूरा ध्यान रखेंगी। दादी कसकर विष्णु का हाथ पकड़कर कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है विष्णु। कल मंदिर में कावेरी मिली थी। वह कह रही थी कि वो लोग मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो हमें दोबारा जेल भिजवा कर रहेंगे। विष्णु दादी को तसल्ली देते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा दादी। दादी बेचैन होते हुए कहती हैं, वो कह रही थी कि वो आकृति का केस फिर से खुलवाएंगे और हमें सजा दिलवाएंगे। विष्णु दादी के सिर पर हाथ फेर कहता है, दादी प्लीज इन सब बातों से डरने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ नहीं होगा, मेरा वादा है आपसे।
विष्णु की बात पर दादी उसकी ओर देखकर कहती हैं, अगर कभी उस परिवार ने सुरभि के कानों में ये बात डाल दी तो वो तुझे छोड़कर चली जाएगी विष्णु। नहीं समझ पाएगी कि तूने कुछ नहीं किया था। अगर सुरभि तेरी जिंदगी से चली गई तो तेरी जिंदगी फिर से वीरान हो जाएगी विष्णु। ये बूढ़ी आंखें अब अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है। पहले ही उसकी जिंदगी में इतनी तबाही देख चुकी है कि अब और हिम्मत नहीं बची है। इनमें सब लोग दादी को घेर कर बैठे थे और उन्हें समझा रहे थे, लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि उन सबके पीछे दरवाजे के पास खामोश खड़ी सुरभि सब कुछ सुन रही है। वो अपने आंसू पोंछ खुद से कहती है, कभी नहीं दादी, सुरभि विष्णु राय त्रिपाठी अपने पति को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अमर प्रेम की यह दास्तान तो अब शुरू हुई है। अब वक्त देखेगा कि सुरभि और विष्णु की मोहब्बत की कहानी। सुरभि उल्टे पांव कमरे से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद विष्णु दादी के रूम से बाहर आता है तो रूम के बाहर खामोश खड़ी सुरभि विष्णु को देखते ही मुस्कुरा देती है, लेकिन विष्णु एक नज़र भी सुरभि को नहीं देखता, जैसे सुरभि उसे दिखाई ही नहीं दे रही थी। यह देख सुरभि को बहुत बुरा लगता है। विष्णु आगे बढ़ने लगता है तो सुरभि आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। विष्णु सुरभि के मासूम चेहरे को कुछ पल खामोशी से देखता है, लेकिन अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देता और सुरभि से अपनी नजरें फेरते हुए कहता है, सॉरी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन दादी की तबीयत का सुन मुझे आना पड़ा और मुझे आइडिया भी नहीं था कि तुम इतने दिनों से इस परिवार के साथ होगी। मुझे तो लगा था कि तुम डाइवोर्स की प्रोसेस करवाने में बिजी हो गई होगी। विष्णु की बात पर सुरभि का दिल तड़प उठता है। वो आगे बढ़ विष्णु के करीब आकर कुछ कहने वाली होती है कि अचानक विष्णु का फोन बजता है। विष्णु फोन को अपने कान से लगा कहता है, तेजा, प्लान बिल्कुल सटीक होना चाहिए। इस प्लान के फेल होने का 1% चांस भी नहीं होना चाहिए। फोन पर अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए विष्णु सुरभि को इग्नोर कर वहां से निकल जाता है। ये देख सुरभि का मुंह रोने जैसा हो जाता है। वो पास रखी चेयर पर बैठ जाती है और गुस्सा करते हुए कहती है, डेविल राय मुझे इग्नोर कर रहा है। ऐसे दिखा रहा है जैसे मेरे होने या ना होने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले ही पल सुरभि मुंह बनाते हुए कहती है, तूने भी तो उसे ऐसे ही इग्नोर किया था सुरभि। उसकी फीलिंग को, उसके जज्बातों को हर्ट किया था। अब तू सोच उसे कितना बुरा लगा होगा। अगले ही पल सुरभि एक मुस्कान लिए कहती है, मैं तुम्हें मना लूंगी डेविल राय, देखती हूँ कब तक इग्नोर करते हो। 2 दिन बीत गए थे। इस दौरान विष्णु सिर्फ दादी से मिलने आता और उसके बाद न जाने कहाँ चला जाता था। सुरभि चाह कर भी विष्णु से कोई बात नहीं कर पा रही थी। विष्णु से पूरी तरह से इग्नोर कर देता था। दादी अब पहले से ठीक हो गई थी और वो घर भी आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने विष्णु से जिद करके कहा था कि 1-2 दिन वो ऑफिस नहीं जाएगा, परिवार के साथ वक्त बिताएगा। इस बात पर विष्णु ने दादी को काफी समझाया, लेकिन दादी ने जिद पकड़ ली थी कि उसे 2 दिन के लिए काम से ब्रेक लेना ही होगा। क्योंकि दादी पहले से ही बीमार थी, इसलिए विष्णु ने मना नहीं कर पाया। सुरभि अपने कमरे में थी। वो अपने कपड़े निकालने के लिए क्लोसेट ओपन करती है और अपने लिए कपड़े देखने लगती है। तभी उसकी नज़र विष्णु की शर्ट पर जाती है। वो मुस्कुराते हुए विष्णु की एक शर्ट बाहर निकाल उसे अपने सीने में छुपा लेती है और उदास होते हुए कहती है, सोचा था कि आप मेरे सामने आएंगे तो दौड़कर आपके सीने से लग जाऊंगी। आपसे अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगूंगी, लेकिन आपने तो मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। सुरभि उस सर को सूंघते हुए विष्णु की खुशबू महसूस करती है तो उसका रोम रोम खिल जाता है। उसका दिल धड़क उठता है। उसके होठों पर लंबी मुस्कान छा जाती है। तभी कमरे का दरवाजा खोल विष्णु अंदर आता है। विष्णु को देखते ही सुरभि अपने हाथ में लिया शर्ट जल्दी से क्लोसेट के अंदर रखती है और हड़बड़ाते हुए क्लोसेट को बंद करती है। हालांकि विष्णु की नज़र सीधा सुरभि पर ही गई थी, इसलिए उसने सुरभि को अपनी शर्ट के साथ देख लिया था। लेकिन वो कोई सवाल किए बिना कमरे में बना ड्रॉर खोलते हुए उसमें से कुछ ढूंढने लगता है। सुरभि हिम्मत जुटाकर विष्णु के पास आती है और कहती है, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए, कुछ गुम हो गया है क्या? विष्णु सुरभि के बात पर कहता है, जो गुम गया वो वापस नहीं मिलेगा, बट डोंट वरी, मैं अपने दिल को समझा लूंगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना का विष्णु ड्रॉर से एक फाइल निकाल वहां से जाने के लिए होता है कि सुरभि उसकी बाजू को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है। विष्णु के कदम चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाते। वो हैरानी के भाव लिए सुरभि की ओर देखता है तो सुरभि अपनी नम आंखों से विष्णु की आंखों में देख कहती है, इतनी भी क्या बेरुखी, आप सीधे मुंह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या अब आपको मुझसे प्यार नहीं? क्योंकि हम जिसे प्यार करते हैं उसे चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाते। लेकिन आप तो पिछले 3 दिनों से एक नज़र मुझे देख भी नहीं रहे।
विष्णु सुरभि की पकड़ से अपनी बाजू को छुड़ा कहता है, तो क्या तुम्हें फर्क पड़ रहा है मेरे इग्नोर करने से? चाहती क्या हो तुम? मुझे तड़फाना चाहती हो या बर्बाद करना चाहती हो? क्या तुम जानती नहीं हो कि मेरे लिए तुमसे दूर रहना कितना मुश्किल है? लेकिन फिर भी मैं ये मुश्किल काम कर रहा हूँ। जानती हो क्यों? इतना का विष्णु क्लोसेट ओपन कर कपड़ों के बीच से कुछ पेपर्स निकालता है और उन्हें सुरभि के हाथ में रख कहता है, क्योंकि तुमने मुझसे डाइवोर्स मांगा था, तुम्हारी खुशी के लिए ये मुश्किल काम कर रहा हूँ मैं। और अब तुम ही कह रही हो कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। ये सब टाइम पास करने से अच्छा है ये पेपर्स जाकर कोर्ट में सबमिट करो। हम दोनों के साइन तो हैं ही। आगे की प्रोसेस स्टार्ट करो और खुद को इस खूनी से आज़ाद करो। सुरभि की आंख से आंसू निकलने लगते हैं। वो रुंधी हुई आवाज में कहती है, आई एम सॉरी। लेकिन उसके मुंह से निकले ये शब्द सुने बिना ही विष्णु तेज कदमों से बाहर निकल गया था। सुरभि रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और अपनी गलती पर पछताने लगती है। 2 दिन बाद विष्णु अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। वो अपने लैपटॉप में गंभीरता से बिजी था। इतने में रवि केबिन के अंदर आता है और रवि उसके सामने खड़े होकर कहता है, सर प्रकाश मेहरा के लिए जाल बिछ चुके हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि वो जल्दी इस जाल में फंसेगा। रवि की बात सुन विष्णु के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो अपने लैपटॉप से नजरें हटा रवि की ओर देखते हुए कहता है, वेरी गुड। और विवान सिंघानिया के लिए जो प्लान बना था उसका क्या? रवि मुस्कुराकर कहता है, बस चल रहा है। विष्णु एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, देखते हैं ये शिकार कब तक जाल में फंसने से खुद को बचाते हैं। विष्णु की बात पर रवि कहता है, सर 1 घंटे बाद यूएस वाले क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग है। मैंने सारी प्रिपरेशन करवा दी है। विष्णु बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। रवि वहां से जाने लगता है। तभी विष्णु से आवाज देकर रोकता है, रवि। रवि ठहर जाता है और विष्णु की ओर मुड़ते हुए कहता है, जी सर। विष्णु गंभीर होकर कहता है, नैना तुम्हारे साथ अभी भी वैसा ही बिहेव करती है जैसा पहले करती थी, या फिर पहले से थोड़ा सुधर गई है? विष्णु की बात सुन रवि कुछ हिचकिचाते हुए कहता है, इट्स ओके सर। मुझे बुरा नहीं लगता उसकी किसी बात का। मुझे विश्वास है कि वो भले मुझे अपने पति का दर्जा ना दे, लेकिन एक दिन वो मेरी दोस्त जरूर बन जाएगी। रवि की बात पर विष्णु गहरी सांस लेते हुए कहता है, बहुत पेशेंस वाले हो जो उसकी हर बदतमीजी सह लेते हो। ऑल दी बेस्ट। रवि हल्का मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। रात का वक्त सुरभि दादी को अच्छे से खाना खिलाकर उन्हें दवाइयाँ देती है। दादी दवाइयाँ खाकर आराम से लेट जाती हैं। सुरभि कुछ देर उनके पास बैठी रहती है। दादी उसे जाकर आराम करने के लिए कहती हैं। सुरभि अपने कमरे में आ जाती है। वो दीवार से लगी हुई घड़ी की ओर नजर दौड़ाती है तो रात के 10 बज रहे थे। ये देख सुरभि का मुंह बन जाता है। वो चुपचाप बिस्तर पर बैठ जाती है और खुद से ही कहने लगती है, डेविड राय तो अभी तक घर नहीं आया। ये इंसान इतना अकड़ू क्यों है? ऐसी भी क्या नाराजगी कि मेरी बात नहीं सुन रहा? सुरभि खुद पर ही चिढ़ते हुए कहती है, तूने भी तो कहाँ उनकी बात सुनी थी सुरभि। वो तुझे सच्चाई बताना चाहते थे और तूने उन्हें खुद से दूर जाने के लिए कह दिया था। अगले ही पल सुरभि अपनी जगह से खड़े होकर अपनी साड़ी का पल्ला अपने पेट के पास टक करते हुए जो उसमें कहती है, सुरभि आहूजा, आज डेविड राय को दिखा दे कि तू चीज क्या है। अगर वो जिद्दी है तो तू भी कम नहीं। आज डेविड राय को तेरी बात सुननी ही होगी। चल सुरभि, लग जा काम पर। कहते हुए सुरभि किसी बड़ी तैयारी में लग जाती है। इधर नैना अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके हाथ में चिप्स का पैकेट था, जिसमें से चिप्स खाते हुए नैना बड़े आराम से टीवी देख रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खोल रवि अंदर आता है। नैना एक नज़र उसे देखती है और फिर उसे इग्नोर करते हुए वापस टीवी में अपनी नजरें जमा लेती है। रवि मुस्कुराकर एक नज़र नैना की ओर देखता है और सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। नैना अपना मुंह टेढ़ा कर टीवी देखने में बिजी हो जाती है। कुछ देर बाद रवि बाथरूम से बाहर आता है तो नैना की नज़र उस पर पड़ती है। रवि ने सिर्फ लोअर पहन रखा था। उसके ऊपरी बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। ये देख नैना गुस्से में उठकर खड़ी होती है और चिढ़ते हुए कहती है, ये सब मेरे कमरे में नहीं चलेगा। अगर मेरे कमरे में रहना है तो अपनी यह सड़ी सी बॉडी दिखाकर मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? नैना की बात पर रवि हल्का मुस्कुराकर उसके करीब आ जाता है और कहता है, शादी के बाद अगर पति के कमरे पर ऑटोमेटिकली पत्नी का हक हो जाता है तो फिर पत्नी के कमरे पर पति का हक कैसे नहीं हुआ? नैना घूरकर रवि को देखती है तो रवि उसकी बाजू पकड़ उसे अपने करीब खींच लेता है। रवि के ऐसे खींचने से नैना के हाथ से उसके चिप्स का पैकेट जमीन पर गिर जाता है। नैना आंखें बड़ी करके कहती है, डोंट टच मी, दूर हटो। रवि के सीने में कोई कपड़ा नहीं था
और नैना का शरीर उसके सीने से चिपका हुआ था। इस बात से न जाने क्यों नैना असहज महसूस कर रही थी। रवि नैना के खूबसूरत चेहरे को देख कहता है, मान क्यों नहीं लेती कि मैं तुम्हारा पति हूँ? थोड़ी इज्जत दे दोगी तो नरक में नहीं चली जाओगी। इतनी बेइज्जती तो कोई अपने दुश्मन की भी नहीं करता जितनी तुम अपने पति की करती हो। नैना खामोश हो जाती है क्योंकि रवि ने अपने होठ नैना के होठों के इतने करीब कर लिए थे कि नैना चाहकर भी अपने लब खोल नहीं पा रही थी। रवि की गर्म सांसें अपने होठों पर महसूस कर नैना कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो हिम्मत करके कहती है, तो तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे इतने करीब आने की? नैना कितना कहते ही रवि कोई जवाब दिए बिना अचानक से उसके मुलायम होठों को अपने होठों के बीच कैद कर लेता है। नैना रवि की सख्त बाजुओं से छूटने का प्रयास लगातार कर रही थी, लेकिन रवि ने उसे अपनी बाजुओं में ऐसे जकड़ रखा था कि नैना की हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। रवि कुछ देर बाद नैना के होठों को झटके से छोड़ता है तो नैना रवि से 2 कदम पीछे होती है और गुस्से में लाल पीली होकर उसे देखने लगती है। उसकी सांसें तेज हो चली थी। बदले में रवि के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी, जिससे नैना को चिढ़ मचने लगी थी। वो दांत पीसते हुए रवि पर अपना हाथ उठा देती है, लेकिन रवि उसका थप्पड़ रोक लेता है और उसकी नाजुक कलाई को पकड़े हुए उसे अपनी ओर खींच लेता है। रवि नैना को जबरदस्ती खुद से चिपका लेता है और उसके गाल में अपनी उंगली चलाते हुए कहता है, यू नो वॉट, ये मेरी नई टेक्निक है तुम्हें चुप करवाने की। अब से एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, अगर तुमने मेरी बेइज्जती की या फिर एक भी कड़वी बात कही तो तुम्हें यही सजा मिलेगी जो मैंने अभी दी। इतना कह रवि नैना की गर्दन में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए सर्द आवाज में कहता है, या फिर अगर तुमने मेरी बेइज्जती की तो मैं इससे भी बड़ी सजा दे सकता हूँ तुम्हें। तुम्हारे होठों से आगे भी बढ़ सकता हूँ। नैना अब थोड़ा सहम गई थी। वो घबराई हुई निगाहों से रवि की ओर देखने लग जाती है तो रवि तिरछा मुस्कुराकर कहता है, राइट्स है मेरे पास तुम्हारे साथ कुछ भी करने का, तो आगे से मेरे साथ अच्छे से पेश आना। नैना खामोश रह जाती है। रवि उससे दूर हो सीधा बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और नैना की तरफ देखकर कहता है, गुड नाइट वाइफी। नैना उसे तीखी नजरों से देखती है तो बदले में रवि एक आंख ब्लिंक करते हुए मुस्कुरा देता है और सिर से चादर तानकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। रात के 2 बज रहे थे। कमरे का दरवाजा खोल विष्णु अंदर आता है। वो मुड़कर दरवाजा लॉक करता है, लेकिन जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है उस कमरे का हाल देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। जमीन से लेकर दीवारों तक में फूल सजे हुए थे। मोटी मोटी कैंडल चारों ओर जल रही थी। विष्णु जहाँ भी अपनी नजर दौड़ाता उसे बड़े बड़े अक्षरों में सॉरी लिखा हुआ दिखता। आईने में लिपस्टिक से बड़ा सा सॉरी लिखा हुआ था, तो वहीं बिस्तर में गुलाब की पंखुड़ियों से सॉरी लिखा हुआ था। दीवार में एक बड़ा सा सॉरी का बोर्ड टंगा हुआ था और साइड टेबल में भी एक सॉरी कार्ड रखा हुआ था। यह सब देख विष्णु कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। वो अपनी नजर सोफे पर डालता है जहाँ सुरभि अपना सिर टिकाए हुए बैठी है, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। वो बैठे बैठे ही सो चुकी थी। उसने खूबसूरत सी रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और पूरा श्रृंगार भी किया हुआ था। शायद वो विष्णु का इंतजार कर रही थी, लेकिन विष्णु ने इतना इंतजार करवाया कि सुरभि को खुद पता नहीं चला कि कब नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। विष्णु न चाहते हुए भी सुरभि के करीब आ जाता है और अपनी दर्द भरी निगाहों से उसे देखने लग जाता है। सुरभि का मासूम खूबसूरत चेहरा विष्णु को बहुत सुकून दे रहा था। आखिर विष्णु इतने दिनों से सुरभि से दूर था। सिर्फ वही समझ सकता था कि कितना मुश्किल था उसके लिए सुरभि से दूर चले जाना, लेकिन वो बस सुरभि की खुशी चाहता था। विष्णु कुछ पल खामोशी से सुरभि के चेहरे को देखता है। खुद को काबू करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो अपना हाथ बढ़ा सुरभि के चेहरे को छूने वाला होता है कि तभी विष्णु का मोबाइल रिंग होता है। हालांकि वो सिर्फ एक मैसेज था, लेकिन उसकी आवाज़ काफ़ी थी सुरभि को उसकी कच्ची नींद से जगाने के लिए। विष्णु 2 कदम पीछे हो जाता है और अपने फ़ोन में आया मैसेज देखने लग जाता है। सुरभि हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने विष्णु था। विष्णु को देख सुरभि के होंठ खिल जाते हैं। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती है और विष्णु के करीब आ जाती है और कहती है, इतनी लेट हो गए आप, मैं कब से वेट कर रही थी। विष्णु अपने मोबाइल को पॉकेट में डाल कहता है, क्या करूं, घर जल्दी आने की कोई वजह जो नहीं है मेरे पास। घर आकर तना रहने से अच्छा है कि खुद को अपने काम में लगा के रखूं। सुरभि मुंह बनाकर मन ही मन कहती है, डेविल राय को ताने मारने भी आते हैं, ज्यादा ही नखरे दिखा रहा है ये तो। सुरभि को खामोश देख विष्णु मुड़कर वहां से जाने लगता है तो सुरभि जल्दी से उसके सामने आ
अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती है। सुरभि की इस हरकत पर विष्णु अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए सख्त निगाहों से उसे देखता है। तो सुरभि बेचारा फेस बनाते हुए कहती है, एक तो इतना लेट आए हैं और फिर से जा रहे हैं। क्या खुद को सच में भगवान विष्णु समझ रहे हैं आप, जो दर्शन देकर चल दिए? सुरभि की बात पर विष्णु असमंजस के भाव लिए कहता है, क्या बकवास कर रही हो? सुरभि कुछ जवाब देती उससे पहले विष्णु चिढ़ते हुए कहता है, और मैं कहीं भी कभी भी आऊं या जाऊं या मर जाऊं, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? विष्णु की बात पर सुरभि को रोना आ जाता है। उसकी आंख से आंसू का एक कतरा बह जाता है, जिसे रोकने की उसने बहुत कोशिश की थी। विष्णु को सुरभि के आंसू दिख गए थे, लेकिन वो खुद को मजबूत करते हुए कहता है, रात काफ़ी हो गई है, तुम सो जाओ। मुझे बहुत ज़रूरी काम है, उसके लिए मुझे जाना होगा। इतना का विष्णु जाने के लिए अपने कदम कुछ आगे बढ़ाता है कि सुरभि झटके से विष्णु की पीठ की तरफ से उसे जकड़ लेती है। विष्णु के सीने में हाथ डाल सुरभि उसकी पीठ में सुकून से अपना सिर रख रोने लगती है। विष्णु तो बिल्कुल सौंकड रह गया। उसके कदमों को जैसे किसी मजबूत जंजीर ने बांध लिया हो। सुरभि के नाजुक हाथों को अपने सीने में महसूस कर विष्णु का दिल जोरों से धड़कने लगा। सुरभि रुंधी हुई आवाज में कहती है, क्या आपको मेरी मेहनत नहीं दिख रही? आपकी माफ़ी पाने के लिए मैंने 2 घंटे तक इस रूम को डेकोरेट किया, आपके लिए अपने हाथों से सॉरी कार्ड्स बनाए, और आप मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे मैं आपकी कोई हूं ही नहीं। वाइफ हूं मैं आपकी, सुना आपने? सुरभि की आवाज़ में एक दर्द था जो विष्णु को महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू विष्णु की शर्ट को गीला कर रहे थे। उसके आंसुओं की ठंडाहट विष्णु को अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। विष्णु कितना भी खुद को नाराज दिखाए, लेकिन सच तो यह था कि विष्णु सुरभि को तकलीफ में या दर्द में नहीं देख सकता था। वो सुरभि को आंसू नहीं देना चाहता था। विष्णु सुरभि के हाथों को पकड़ता है जो सुरभि ने उसके सीने पर चिपका रखे थे। उसके हाथों को पकड़ विष्णु खुद को आजाद करते हुए उसकी तरफ घूमकर देखता है। सुरभि डबडबाई हुई निगाहों से विष्णु को देख रही थी। विष्णु अपने हाथ आगे करते हुए प्यार से सुरभि के आंसुओं को पोंछता है, तो सुरभि सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। विष्णु उसके मासूम चेहरे को देखते हुए कहता है, अब ऐसे रोकर भी तुम मुझे ही सजा दे रही हो। सजा दे देकर मुझे मार देने का इरादा है क्या तुम्हारा? विष्णु का इतना कहना था कि सुरभि झटके से उसके सीने में छुप जाती है और रुंधी हुई आवाज में कहती है, सजा तो आप दे रहे हैं मुझे, जो मेरी बात नहीं सुन रहे और मुझे इग्नोर कर रहे हैं। सुरभि की गर्म सांसें विष्णु के सीने में एक अजीब सी आग सुलगा रही थी। अब विष्णु खुद को पिघलने से बिल्कुल न रोक सका। उसने धीरे से अपने सख्त हाथों को सुरभि की कमर में सरकाते हुए उसे कसकर पकड़ लिया और मधुर आवाज में बोला, तो कह दो जो भी कहना चाहती हो, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। सुरभि अपना रोना कंट्रोल कर सिसकते हुए कहती है, माफ़ी चाहिए आपकी। एक तरफ आपके दुश्मन थे और एक तरफ आप, लेकिन मैंने आप पर नहीं, आपके दुश्मनों पर भरोसा किया। मैंने मेरा परिवार और विवाद सिंघानिया पर भरोसा किया, ना कि आप पर। क्या मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर सकते हैं? इतना कह सुरभि विष्णु के सीने से अपना सिर उठा उसके चेहरे की ओर देखने लग जाती है, जैसे अपने सवाल के जवाब की उम्मीद कर रही थी। विष्णु सुरभि की आंखों में देख कहता है, तो अब अचानक मुझ पर यकीन कैसे हो गया? अब तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं मुजरिम नहीं, विक्टिम था? मैंने गलत किया नहीं था और मेरे साथ गलत हुआ था। विष्णु की बात पर सुरभि बात को बनाते हुए कहती है, वो मुझे खुद ही रियलाइज हुई ये बात कि मुझे अपने पति पर भरोसा करना चाहिए था, ना कि पराये लोगों पर। विष्णु अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठा कहता है, पक्का यही बात है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मेरे अतीत के पन्ने तुम्हें पढ़ने के लिए दे दिए हों? माँ, दादी, नैना, या फिर? विष्णु सुरभि के चेहरे पर घबराहट के भाव पड़ते हुए कहता है, या फिर हर्ष? हर्ष का नाम सुन सुरभि घबराई हुई नजरों से विष्णु की ओर देख कहती है, नहीं, हर्ष ने, देवर जी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। सुरभि के चेहरे की घबराहट देख विष्णु सब समझ चुका था। वो सुरभि के गाल में अपनी उंगली घुमाते हुए कहता है, वैसे तुम्हारा चेहरा पढ़ना आता है मुझे, तो मुझसे बातें छुपाने की जरूरत नहीं है। विष्णु की बात पर सुरभि मासूम चेहरा बना लेती है। विष्णु हल्के से अपना अंगूठा सुरभि के होंठों पर रख उन्हें रब करते हुए कहता है, तो अब आगे क्या? मिसेस त्रिपाठी क्या चाहती हैं अपने पति से? सुरभि मासूमियत से कहती है, माफ़ी। विष्णु एक गहरी सांस लेता है, हाँ, माफ़ी? बहुत मुश्किल चीज़ मांग ली तुमने। विष्णु राय की माफ़ी बहुत महंगी है। उसके लिए तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं तुम्हारा दिया हुआ सारा दर्द एक पल में भूल जाऊं।
तुमसे दूर रहने में मुझे जो तकलीफ हुई वो एक पल में गायब हो जाए। अब बोलो, माफ़ी चाहिए या नहीं? सुरभि मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिला देती है तो विष्णु अपने होठों पर अपनी उंगली रख सुरभि को लिप किस करने का इशारा करता है और मधोसी में कहता है, ले लो माफ़ी। विष्णु की इस हरकत पर सुरभि का दिल जोर से धड़क उठता है। वो अपनी बेकाबू ही सांसों को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए विष्णु की निगाहों में देखने लगती है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में डूबते जा रहे थे। प्यार का गहरा समंदर दोनों को ही डुबा देने की फिराक में था। सुरभि अपने पैरों को हल्का सा ऊपर उठाते हुए अपने पंजे के बल होकर विष्णु के होठों को अपने लबों से छू लेती है। दोनों के लब जुड़ते ही एक करंट सा उन दोनों को अपने अपने शरीर में महसूस होने लगा था। सुरभि विष्णु के होठों को अपने मुलायम होठों के बीच कैद कर उन्हें हौले से चूमने लगती है। विष्णु के हाथ सुरभि की साड़ी और ब्लाउज के बीच बचे खाली हिस्से यानी कि उसकी पेट और कमर पर घूम रहे थे, जिससे कि सुरभि बिल्कुल पिघलने लगी थी। कुछ देर बाद सुरभि विष्णु के होठों को छोड़ती है तो इसी के साथ ही उसकी निगाहें नीचे झुक जाती हैं। शर्म के मारे उसके गोरे गोरे गाल बिल्कुल लाल हो चुके थे। ये देख विष्णु उसके कान के पास अपने होठ रखते हुए कहता है, तुम्हें ठीक से किस करना नहीं आता लड्डू, मैं बताता हूँ किस कैसे करते हैं। इतना कि विष्णु सुरभि को संभलने का मौका दिए बिना उसके नाजुक होठों को अपने सख्त होठों के बीच कैद कर लेता है। विष्णु बहुत ही पैसन के साथ सुरभि के होठों को चूम रहा था। कभी अपनी जीभ को उसकी जीभ से उलझा देता था तो कभी सुरभि की जीभ को अपने होठों के बीच कैद कर उसे सख्त करने लगता था। सुरभि की सांसें उखड़ने लगी थीं, लेकिन विष्णु अपने हाथों से सुरभि के पूरे बदन को छूते हुए उसे लगातार किस कर रहा था। अचानक विष्णु का फोन रिंग होता है तो वो सुरभि को आज़ाद कर देता है। सुरभि 2 कदम पीछे हो तेजी से सांसें लेने लग जाती है। विष्णु अपना फोन अपनी पॉकेट से निकाल अपने कान में लगाते हुए कहता है, हाँ। कुछ पल दूसरी ओर की आवाज़ सुन विष्णु कहता है, अभी आया। विष्णु कॉल कट कर वहां से जाने लगता है तो सुरभि उसकी बाँह पकड़कर कहती है, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? विष्णु सुरभि की ओर देखकर मुस्कुराकर कहता है, सुबह के 4 बजने वाले हैं लड्डू, एंड आई एम सॉरी, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सुरभि मासूमियत से कहती है, आपने मुझे माफ तो कर दिया ना? विष्णु सुरभि के गाल पर अपनी हथेली रख प्यार से कहता है, चाह कर भी तुमसे नाराज नहीं रह सकता, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकती कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मैं खुद से रूठ सकता हूँ पर तुमसे नहीं। सुरभि कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसका उदास चेहरा यह बात साफ बता रहा था कि विष्णु के इस तरह अचानक से जाने की बात उसे बुरी लग रही थी। वो खामोशी से अपना सिर नीचे झुका लेती है तो विष्णु प्यार से उसके गाल में अपना हाथ रख उसका माथा अपने लबों से चूम लेता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन अभी तक तुमने मुझसे अपने दिल की बात कही ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद मुझे आगे बढ़ने की इजाज़त दो, ताकि मुझे कभी ये ना लगे कि इस रिश्ते के आगे बढ़ने में तुम्हारी मंजूरी नहीं थी। एक बार तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए फीलिंग्स हैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि एक बार तुम मेरा नाम लेकर मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए क्या महसूस करती हो। यकीन मानो, ये पहली बार होगा जब विष्णु राय से कोई लड़की ये सब कहेगी, और जब से तुम मिली हो इसी पल के ख्वाब देखे हैं मैंने। पर मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। इट्स योर चॉइस। तुम डिसाइड करना कि मैं इस लायक हूँ या नहीं। इतना कर विष्णु तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल जाता है। सुरभि खामोश कुछ पल खामोश रहती है और फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर कहती है, तो फिर दिल थाम लो डेविल राय, क्योंकि अब ना तो मुझसे इंतजार हो रहा है और ना मैं आपको इंतजार करवाना चाहती हूँ। वो वक्त अब बहुत नज़दीक है जब मैं आपसे कहूँगी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। जब मैं आपसे कहूँगी कि बस बहुत हुआ, अब कोई गलतफहमी, कोई दीवार मैं हम दोनों के बीच नहीं रहने देना चाहती। सुरभि के होंठ खिल जाते हैं। नैना रेडी होकर घर से बाहर आती है। उसने सिंपल सा सलवार सूट पहना हुआ था और हाथ में एक पर्स ले रखा था। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। इस साधारण लुक में भी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो कार का दरवाज़ा खोल बैठने को होती है कि इतने में रवि की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। कहाँ जा रही हो? नैना मुड़कर अपने पीछे खड़े रवि की तरफ देखते हुए कहती है, मैं कहीं भी जाऊँ, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। रवि नैना के करीब आकर कड़क आवाज में कहता है, फिर से बदतमीजी? लगता है कल रात की सजा भूल गई हो तुम। नैना खामोश रह जाती है। रवि आगे बढ़ता है तो नैना कार से चिपक जाती है। रवि नैना के अगल बगल कार में अपना हाथ टिका कहता है,
पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सजा दूं। लगता है काफ़ी पसंद आ गई है सजा तुम्हें। नैना चिढ़ते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे छुओ, तो ये गलत फहमी है तुम्हारी। रवि मुंह बनाते हुए कहता है, तो फिर प्रूव करो कि तुम्हें मेरी सज़ा पसंद नहीं और तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें यह सज़ा दूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि तुम मेरे साथ बदतमीजी करना बंद कर दो, राइट? नैना मुंह बनाए रवि को देखती रह जाती है। तो रवि मुस्कुराकर कहता है, तो अब प्यार से बताओ, कहाँ जा रही हो? नैना अपना गुस्सा कंट्रोल कर खुद को सहज दिखाते हुए कहती है, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, तो मैं वहीं जा रही हूँ। नैना की बात सुन रवि ड्राइवर से चाबी लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और नैना की ओर देख कहता है, बैठो, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। नैना आँख दिखाते हुए कहती है, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, तुम्हें क्या ज़रूरत है मेरे साथ जाने की? रवि नैना के लिए अगली सीट का गेट खोल कहता है, बहस मत करो, जितना कहा है उतना करो। नैना को रवि पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को काबू कर अगली सीट पर बैठ जाती है और मुंह फुलाए एकटक सामने की ओर देखने लग जाती है। रवि नैना का गुस्से में लाल फेस देख हल्का मुस्कुरा देता है और कार को वहां से आगे बढ़ा देता है। दूसरी ओर सुबह सुरभि की आंख खुलती है तो विष्णु आईने के सामने खड़ा रेडी हो रहा था। विष्णु को देख सुरभि उस पर से अपनी नजर नहीं हटा पाती। उसकी शर्ट उसकी बॉडी में पूरी तरह फिट थी, जिससे कि उसकी बॉडी फीचर्स उभरे हुए नजर आ रहे थे। उसका गंभीर चेहरा बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। सुरभि एकटक विष्णु की ओर देख रही थी, तभी विष्णु अपना परफ्यूम उठा स्प्रे करते हुए कहता है, क्या अपने पति को नजर लगाने का इरादा है? विष्णु की बात पर सुरभि घबराकर अपनी नजर फेर लेती है। तभी विष्णु सुरभि के करीब आकर बिस्तर में उसकी तरफ झुकते हुए उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसों को समेटकर फूंक मारता है। सुरभि आंखें बंद कर लेती है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। विष्णु सुरभि के होंठों पर नजर जमाए हुए कहता है, गुड मॉर्निंग लड्डू। सुरभि आंखें खोल विष्णु की तरफ मुंह बनाते हुए कहती है, आप रात के 2 बजे के बाद घर आए, उसके बाद 4 बजे वापस चले गए और अब 7 बजे वापस तैयार होकर जा रहे हैं। आप सोते कब है? विष्णु हल्का मुस्कुराकर कहता है, क्या करूं, नींद ही नहीं आती। जब भी आंखें बंद करता हूँ तो कभी अतीत की यादें नींद को खींचकर दूर ले जाती हैं, तो कभी फ्यूचर की प्लानिंग, बिजनेस को आगे बढ़ाने का जुनून नींद को आसपास भी फटकने नहीं देता। सुरभि खामोशी से विष्णु की ओर देख रही थी। सुरभि को चुप देख विष्णु प्यार से उसका माथा चूम लेता है और कहता है, रात को मिलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, ओके? सुरभि हाँ में अपना सिर हिला देती है। विष्णु अपना ब्लेजर उठा उसे हाथ में टांगते हुए तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद हर्ष अपना सिर झुकाए एक चेयर पर बैठा था। उसके ठीक सामने बैठा विष्णु उसे घूर रहा था। हर्ष का मुंह बना हुआ था। विष्णु कड़क आवाज में कहता है, मेरी कसम तोड़ दी तूने? तुझे जरा भी डर नहीं लगा कि तेरी कसम तोड़ने से कहीं मैं मर गया तो? हर्ष मासूम फेस बनाते हुए कहता है, अगर कसम ना तोड़ता तब तू जरूर मर जाता भाई। आई एम सॉरी, तूने मना किया था, फिर भी मैंने भाभी से बात की, उन्हें समझाया, उन्हें सारी सच्चाई बताई, लेकिन भाई ये करना जरूरी था यार। हर्ष की बात सुन विष्णु कहता है, तो तूने ऐसा क्या कहा कि उसने तेरी बात सुन भी ली और उस पर यकीन भी कर लिया, जबकि मैंने भी तो कोशिश की थी कि उसे सच्चाई बता दूं, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। हर्ष अपना कॉलर उठा शान से कहता है, टैलेंट है भाई, लड़कियों को कैसे कन्विंस करना है वो मुझे बड़े अच्छे से आता है। और तू तू अगर भाभी को आई लव यू भी कहेगा तो वो डर जाएंगी। बात करने की टोन देखी है तूने अपनी? 24 घंटे शेर की तरह दहाड़ता रहता है, लेकिन तुझे कैसे समझाऊं कि शेर को भी शेरनी के लिए भीगी बिल्ली बनना पड़ता है। थोड़ा सॉफ्ट होकर भाभी को समझाता तो वो जरूर समझती। विष्णु एक गहरी सांस लेकर कहता है, चल जा अभी, मुझे बहुत काम है। हर्ष विष्णु को घूर कर देखता है और मुंह बनाते उठकर खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो एक कदम बढ़ाता है विष्णु उसे आवाज देकर रोकता है। हर्ष हर्ष ठहर जाता है और मुंह बनाए हुए विष्णु की ओर देखने लग जाता है। विष्णु कुछ पल हर्ष को देखता है, फिर अचानक ही उसके गले से लग जाता है। हर्ष शॉक्ड रह जाता है। विष्णु काफी देर तक उसे अपने गले से लगाए रखता है। हर्ष उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, क्या हुआ है तुझे? विष्णु इमोशनल हो कहता है, तू नहीं होता तो मेरा क्या होता यार। तू मेरी बैकबोन है, तू मेरा सपोर्ट है, तू मेरा सब कुछ है। अगर दोस्ती की कोई परिभाषा है तो वो तू है।
तूने आज तक मेरे लिए कितना कुछ किया है। थैंक यू यार। विष्णु की बात पर हर्ष भी इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर मुंह बनाते हुए कहता है, दोस्त दोस्त बोलकर पीछा मत छुड़ा। मैं तेरा भाई हूँ। तेरी प्रॉपर्टी और तेरी लैब दोनों में मेरा आधा हिस्सा है, समझा? विष्णु मुस्कुराकर कहता है, तू आधी नहीं सारी रख ले, प्रॉपर्टी भी और मेरी जिंदगी भी। हर्ष कुछ कहने के लिए होता है, तभी उसका मोबाइल रिंग होता है। हर्ष अपना मोबाइल देखता है तो स्क्रीन पर भाभी फ्लैश हो रहा था। यह देख हर्ष सोच में पड़ जाता है, भाभी क्यों कॉल कर रही हैं? लगता है उन्हें मेरी ज़रूरत है। विष्णु हर्ष का चेहरा पढ़ते हुए कहता है, क्या हुआ? किसका फ़ोन है? उठा क्यों नहीं रहा? हर्ष मुस्कुराकर कहता है, अरे कुछ नहीं, वो एक कॉन्सर्ट से रिलेटेड फ़ोन आ रहा है, मैं बाद में मिलता हूँ तुझसे। इतना कह हर्ष वहाँ से निकल जाता है। विष्णु अपना सिर झटकते हुए अपनी चेयर पर बैठता है और अपने लैपटॉप में बिजी हो जाता है। रात का वक्त विष्णु घर के अंदर एंटर करता है तो पूरे हॉल में सन्नाटा था। रोशनी भी कुछ फीकी सी थी। ये देख विष्णु हॉल के बीचों बीच आकर चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाते हुए खुद से सवाल करता है, एक नौकर तक नहीं दिख रहा, कहाँ चले गए सब? तभी विष्णु की नज़र सीढ़ियाँ उतर रही सुरभि पर जाती है। उसने ऑरेंज कलर की पतली सी साड़ी पहन रखी थी। उसका ब्लाउज स्लीवलेस था और नेक काफ़ी डीप था। उसकी साड़ी के अंदर से भी उसका परफेक्ट फिगर पूरी तरह से विजिबल था। उसके बाल खुले हुए थे, उसकी कमर तक बिखरे थे। उसकी पायल और चूड़ियां उस सन्नाटे में मीठा मीठा शोर कर रही थी। विष्णु ने शायद ही एक बार भी अपनी पलकें झपकाई हो। सुरभि सच में कोई अप्सरा लग रही थी, इतनी हॉट, इतनी अट्रैक्टिव कि अच्छे अच्छे अपना होश खो बैठे। तभी तो विष्णु जैसा कंट्रोलिंग इंसान भी आज खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। सुरभि अब तक विष्णु के बहुत नज़दीक आ चुकी थी और विष्णु बस उसमें खोया हुआ उसे देखे जा रहा था। तभी उस सन्नाटे में एक म्यूजिक प्ले होने लगता है। सुरभि विष्णु के नज़दीक आ उसके गाल पर हल्के से किस करती है और उससे कुछ कदम दूर हो जाती है। काटे नहीं कटते दिन या रात, कहनी है तुमसे जो दिल की बात। सुरभि गाने के हिसाब से ही अपने जज्बात विष्णु के सामने रख रही थी। वो विष्णु के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसका ब्लेजर उसके सीने से अलग कर देती है। विष्णु मूर्ति की तरह खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है या ये सब हकीकत है। इतने में सुरभि विष्णु के सीने में अपना सिर रख लेती है, लेकिन विष्णु को सदमे में देख सुरभि विष्णु के हाथों को अपने हाथ में लेती है और उन्हें अपनी कमर पर रख देती है। विष्णु सुरभि की कमर को ना चाहते हुए भी अपनी मुट्ठी में कस लेता है। कोई नहीं है, बस तुम हो साथ, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। सुरभि विष्णु की आंखों में देखती है और उसके चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों के बीच भरते हुए कहती है, आई लव यू मिस्टर विष्णु राय त्रिपाठी, आई लव यू सो मच। सुरभि के मुंह से यह शब्द सुन विष्णु तो जैसे थमसा गया। उसकी खुशी उसकी आंखों में उतर आई थी, धड़कनें शोर करने लगी थी। वो सुरभि के चेहरे को देखकर कहता है, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो। मुझे डर क्यों लग रहा है कि कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं, कहीं अगले ही पल सब मेरी आंखों से ओझल तो नहीं हो जाएगा। विष्णु की बात सुन सुरभि मुस्कुराते हुए हल्के से अपने लबों को विष्णु के लबों से जोड़ देती है और बड़े प्यार से विष्णु के होठों को चूम कहती है, यह कोई ख्वाब नहीं है पतिदेव, यह सच है। मैं आपसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। यह बात मैं कह तो आज रही हूँ, पर मेरे दिल में प्यार की दस्तक बहुत पहले बज चुकी थी। गलत फहमियों और नादानियों में हमने अपने रिश्ते की डोर कच्ची कर दी थी, लेकिन अब उस डोर को पक्का करने का वक्त आ गया है। हम कैसे मिले, हमारी शादी किन हालातों में हुई, हमारा रिश्ता किन किन सिचुएशन से होकर गुजरा, वो सब मैंने आज पीछे छोड़ दिया, सब भुला दिया। अगर कुछ याद है तो ये कि जितना प्यार आप मुझसे करते हैं उतना ही प्यार मैं भी आपसे करती हूँ। मुझे खुद पर प्राउड है कि मैं आपकी वाइफ हूँ। ये सब सुनते हुए विष्णु की खुशी नमी बनकर उसकी आंखों से नीचे उतरने लगी थी। वो झटके से सुरभि को अपने सीने में छुपा लेता है। सुरभि भी छोटी बच्ची की तरह विष्णु के सीने में छुप जाती है। विष्णु उसकी पीठ में अपने हाथ फेरते हुए कहता है, हम कमरे में चलकर बात करते हैं, कोई देख लेगा यहाँ पर। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम अनकंफर्ट हो जाओगी। सुरभि विष्णु के सीने से लगे हुए कहती है, घर पर कोई नहीं है। यह सुन विष्णु की बहुएं आपस में जुड़ जाती हैं। वो हैरान होते हुए सुरभि को अपने सामने कर कहता है, कोई नहीं है मतलब? सुरभि मासूमियत से कहती है, वो देवर जी, हर सबको अपने कॉन्सर्ट में लेकर गए हैं और वो लोग रात को कुछ लेट तक आएंगे।
यह सुन विष्णु अपने माथे पर उंगलियां फेरते हुए कहता है, यह हर्ष बिना आज पहली बार है जब मुझे पता नहीं कि उसका कोई कॉन्सर्ट भी है। मुझे बिना बताए वो सबको कॉन्सर्ट पर लेकर गया। अगले ही पल विष्णु अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल तेजा को कॉल करता है। तेजा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हर्ष के कॉन्सर्ट पर पहुंचो और अपने आदमियों को साथ लेकर जाना। सबकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना। इतना कह विष्णु कॉल कट कर देता है और सुरभि की तरफ तीखी नजरों से देखने लग जाता है। सुरभि घबराने लग जाती है। वो हिचकिचाते हुए कहती है, यह मेरा प्लान नहीं था। हर्ष ने मुझे ये आइडिया दिया था। मैं तो बस सुरभि के सब उसकी जुबान से निकल ही रहे थे कि विष्णु अपनी सख्त बाजुओं में अचानक उसे उठाते हुए कहता है, घर में कोई नहीं है तो इस बात का फायदा तो उठाना ही पड़ेगा। और वैसे भी अब तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। तुम्हारी इस बहादुरी का इनाम तो बनता है ना। विष्णु सुरभि के शर्म से लाल पड़ चुके चेहरे को एकटक देखते हुए उसे अपनी बाहों में लिए सीढ़ियां चढ़ने लगता है। विष्णु कमरे में आकर सुरभि को बिस्तर पर नजाकत से लिटा देता है और उसके चेहरे पर नजर जमा हुए खुद उसके ऊपर आ जाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।